किसने हराया? पानीपत के पहले बैटल में इब्राहिम लोदी को बेटा किसने हराया था? ये बात हम लोग जानते हैं कि 21 अप्रैल 15 और 26 को बैटल हुआ, पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ और इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था, जिस बैटल के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। जिस बैटल के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, 5 नवंबर को कौन सा सिख फेस्टिवल मनाया जाता है? 5 नवंबर को कौन सा सिख फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इसे गुरुपुरब के नाम से जाना जाता है। सिख धर्म के पहले गुरु थे। गुरु नानक देव जी का जन्म उत्सव होता है। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, विच अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स ऑफ विच कंट्री वर ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप? आर्टिकल 6 में कौन से देश के लोगों को भारत की नागरिकता देने की बात करी गई है? राइट आंसर इज अनुच्छेद 6 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, फिर पाकिस्तान से भारत आए या पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए थे, उन लोगों को आर्टिकल 6 में सिटीजनशिप देने की बात करी गई है। तो राइट आंसर वाज पाकिस्तान। अगला ये क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री डज नॉट शेयर अ लैंड बाउंड्री विद इंडिया? इन चारों में से कौन सा देश इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता? इन चारों में से इंडिया के साथ श्रीलंका लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता। श्रीलंका और मालदीव्स इंडिया के दोनों कोस्टल आइलैंड मतलब आपके पड़ोसी देश हैं। अगला ये नेक्स्ट आपके सामने रहा क्वेश्चन, आर्टिकल 323 में इन चारों में से किसकी बात करी गई है? देखो, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, इलेक्शन कमीशन 324, म्युनिसिपैलिटी 243, यानी कि राइट आंसर इज आर्टिकल 323 में राज्य और केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वे विशिष्ट विषयों पर ट्रिब्यूनल्स का निर्माण कर सकते हैं। क्या भैया? ट्रिब्यूनल्स के निर्माण करने की बात करी गई है। राइट आंसर इज सी। कौन से राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? कौन से राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? भाई, भारत के नागालैंड राज्य में 1 से लेकर 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नागालैंड में और फेस्टिवल भी, जैसे कि आपका हॉर्नबिल हो गया, एक आपका हो गया हॉर्नबिल फेस्टिवल, एक आपका हो गया सक्रेनई, एक हो गया आपका मोत्सु, एक हो गया आपका तोकु एमोंग, मिमकुट, तुलनी। ये सारे आपके फेस्टिवल हैं जो आपको नागालैंड में होते हुए देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम की किसी शिफ्ट में आया है। द एक्ट ऑफ 1856 इज रिलेटेड टू विच रिफॉर्म? 1856 का जो अधिनियम है, 1856 का जो अधिनियम भैया, वो इन चारों में से किसके साथ रिलेट करेगा? इन चारों में से किसके साथ आप उसको जोड़ेंगे? 1856 का अधिनियम। राइट आंसर इज, देखो, विडो रिमैरिज एक्ट को लेकर क्वेश्चन पहले भी आया है। पहले क्वेश्चन आया था कि विडो रिमैरिज के लिए कौन सा एक्ट पे पास किया गया था। अब इन्होंने इसका ईयर पूछ लिया है। विडो रिमैरिज के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने बहुत ज्यादा काम किया था। राइट आंसर वाज विडो रिमैरिज एक्ट। हु रिसेंटली सेट अ नेशनल रिकॉर्ड इन 4x100 मीटर रिले, यानी कि 4x100 400 मीटर की रिले दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? 30 अप्रैल 2025 को धावक गुरिंदवीर सिंह ने, अनिमेश कुजूर ने, मणिकांत होबलीधार ने और अमलान बोरगोहिन की टीम ने चंडीगढ़ में दूसरे भारतीय ओपन रिले प्रतियोगिता में पुरुष की 4x100 यानी कि 4 लोग 100 मीटर की रिले दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ये कहां पर हुआ था? ये चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था, नेशनल रिले कार्निवल 2024-25 में जो भी आपके स्पोर्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं उनको जरूर पढ़िएगा, आपके एग्जाम में ये आएंगे। कौन सा आर्टिकल नागरिकता की बात करता है? अगर भारत के बाहर कोई व्यक्ति रहता है, विच आर्टिकल प्रोवाइडेड सिटीजनशिप टू अ पर्सन सेटल्ड आउटसाइड इंडिया? देखो, वैसे तो हमारे भारत में डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम है ही नहीं, हमारे भारत में सिंगल गवर्नमेंट का सिस्टम है। ये मुझसे पूछ रहा है इसके अंदर कि भैया भारत के बाहर जो लोग रहते हैं, कि इंडियन ओवरसीज जो हो गए हैं, कि आर्टिकल 8 में जो भारत के बाहर विदेश में रहते हैं लेकिन उनके माता या पिता भारत के नागरिक हैं, उन्हें आर्टिकल 8 में नागरिकता देने की बात करी गई है। 5 से लेकर 11 में नागरिकता की बात करी गई है। नागरिकता से क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्टिकल एग्जाम में आ रहे हैं भैया, तो आर्टिकल्स पढ़कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन, 1991 में विच मॉनेटरी टूल्स डिड द आरबीआई अप्लाई? इन चारों में से आरबीआई ने 1991 के पॉलिसी रिफॉर्म्स में कौन से मॉनेटरी टूल्स का यूज किया? कौन से मॉनेटरी टूल्स का यूज किया? टैरिफ टूल्स का, एक्साइज टूल्स का। फिस्कल पॉलिसी में टैरिफ टूल, एक्साइज टूल्स राजकोषीय नीति के अंतर्गत आते हैं जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि टैरिफ हो गया, एक्साइज हो गया तो सरकार वाला हो गया। अगर मैं आपसे आरबीआई की बात करूं तो आरबीआई मॉनेटरी टूल्स यूज करता है, क्योंकि आरबीआई सिर्फ मॉनेटरी टूल्स ही यूज कर सकता है, आरबीआई ऊपर वाले दोनों कर ही नहीं सकता। तो आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी का यूज किया और मॉनेटरी पॉलिसी को लागू किया। समझ गए? ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन विच सेक्टर वाज मोस्ट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज इन इंडिया? जब भारत के लोगों को आजादी मिली तो सबसे ज्यादा लोग किस सेक्टर में काम कर रहे थे, या किस सेक्टर से सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा था? राइट आंसर इज, देखो, 1947 में स्वतंत्रता के समय 70% से भी अधिक लोग जनसंख्या कृषि में थी। अभी भी सबसे ज्यादा जनसंख्या 48% के आसपास कृषि में ही कार्य करेगी या कृषि में ही कार्य कर रही है। ठीक है जी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमी मेनली डिपेंड्स ऑन, ऑब्वियसली उस समय भारत मेजरली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था। अभी अगर मैं बात करूं तो भारत में राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? प्रेजेंट में राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान बेटा किसका? हमारे सर्विस सेक्टर का। तब हमारा एग्रीकल्चर पर मेन फोकस था। अगला ये नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? जो भारत का पूर्वी तट है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? जो भारत के पूर्वी तट है उनकी मुख्य विशेषता क्या है? एनी आइडिया जी? इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? अब देखो, इसके जो ईस्टर्न कोस्ट वाली बात है, अगर यहां पढ़ेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? भारत के जो हमारे पूर्वी तट है उनकी मुख्य विशेषता है, जैसे कि बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है, यह काफी चौड़ा है, काफी वाइड है, काफी समतल है, और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहां पर नदियां कौन कौन सी हैं? जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां द्वारा लाई गई एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी वहां पाई जाती है। तो ऑब्वियसली जो पूर्वी घाट है हमारा, या बंगाल की खाड़ी के आसपास जो हमारा कोस्टल लैंड एरिया है, वो काफी ज्यादा उपजाऊ है। डेल्टा जो होगा वो कृषि के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, टूरिज्म के लिए काफी अच्छा होगा, सेटलमेंट के लिए काफी अच्छा होगा।
ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला आइए नेक्स्ट, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन विच ईयर और बाय विच एक्ट? राइट आंसर इज चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। गवर्नर ऑफ बंगाल को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया। क्या बच्चे? वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया। अगला क्वेश्चन, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार इन चारों में से कहां पे है? अगर मैं आपसे गल्फ ऑफ मन्नार की बात करता हूं, अगर आपने कभी ये इंडिया का मैप देखा हो, यहां पर नीचे श्रीलंका है, यहां पर आपका है पाक स्ट्रेट, यहां पर क्या आपका, यहां पर आपका है पाक स्ट्रेट, और यहां पर आपका जो ये वाला एरिया है इसे गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है, इसे गल्फ ऑफ मन्नार कहेंगे। तो इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। अगला ये नेक्स्ट, कंप्यूटर में कर्सर को पॉइंट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इससे आसान क्वेश्चन कंप्यूटर का बन ही नहीं सकता, इससे आसान क्वेश्चन कंप्यूटर का बन ही नहीं सकता। क्या पूछ रहा मुझसे कि भाई क्या आंसर होगा? राइट आंसर इज बी, माउस। राइट आंसर इज बी, माउस। जिन बच्चों का आज पेपर था या जिन बच्चों का पेपर आगे है उनको बता दूं मैं कि आपका 15 तारीख को, आपका 16 तारीख को, आपका 17 तारीख को एग्जाम नहीं है, अब आपका अगला एग्जाम 18 तारीख को होगा। आपका अगला एग्जाम 18 तारीख को होगा। तो राइट आंसर इज बी, माउस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट, आपके सामने रहा 25वां जो आईफा अवार्ड दिया गया उसमें लापता लेडीज को क्या अवार्ड मिला? लापता लेडीज को आईफा अवार्ड में क्या अवार्ड दिया गया? क्या आंसर लगता है आपको? भाई अगर लापता लेडीज एक मूवी है तो 2025 के अवार्ड में लापता लेडी को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया। लापता लेडीज एक आपकी मूवी है जिसको ऑब्वियसली बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला, काफी चर्चा में रही है मूवी, तो एक बार आईफा अवार्ड पढ़कर जाइएगा। जैसे लापता लेडीज में किरण राव को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का डायरेक्टर का अवार्ड मिला, सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज को मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया के लिए मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए मिला, सर्वश्रेष्ठ संगीत राम संपत को लापता लेडीज के लिए मिला, सर्वश्रेष्ठ गीतकार प्रशांत पांडे को सजनी गाना लापता लेडीज के लिए मिला, सर्वश्रेष्ठ पास्ट गायक यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक जुबिन नुटियाल को दुआ आर्टिकल 370 के लिए मिला। तो ये कुछ आप आईफा अवार्ड में किनको क्या क्या अवार्ड मिला है उनको भैया एक बार जरूर आप पढ़कर जाइएगा, जिनका एग्जाम अभी आगे होना है ना भैया। चलो अगला ये नेक्स्ट आपके सामने रहा, 2025 में जो पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियन की मेजबानी किसने करी है? 2025 का पैरा एथलेटिक्स जो ये विश्व चैंपियनशिप कराई गई, इन चारों में से कहां कराई गई? टोक्यो, कोप, न्यू दिल्ली, दोहा। यस, राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। 12वें नंबर की पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप इस बार नई दिल्ली में कराई गई थी और ये दिल्ली के अंदर पहली बार कराई गई थी। व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स का मतलब क्या होता है? वैसे तो इंपल्स का मतलब होता है जैसे मानो किसी का नेचर इंपल्सिव है कि एकदम से गुस्सा आ गया, एकदम से कोई चीज बुरी लग गई, बंदा आग बबूला हो गया, कहते हैं कि इसका नेचर इंपल्सिव है, इसका नेचर इंपल्सिव है। तो अगर देखा जाए तो इंपल्स यहां पे क्या है? इंपल्स किसी वस्तु के मोमेंटम के साथ जुड़ा हुआ है। मोमेंटम ही तो हुआ कि गुस्सा आया किसी मोमेंट में तो गुस्सा कर दिया, कि इंपल्सिव नेचर देखने को मिला, इंपल्सिव नेचर देखने को मिला, है ना। तो यह आपका मोमेंटम हो गया। किसी वस्तु पर सीमित समय के लिए बल लगाया जाता है तो उस वस्तु का संवेग बदलता है, यही प्रथम आवेग है। फर्स्ट रूल आपका ये, फर्स्ट रूल ऑफ न्यूटन हो गया आपका ये, है ना भैया, ध्यान रखेंगे इसको। अगला ये नेक्स्ट, विच स्कीम प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट स्किल ट्रेनिंग टू रूरल यूथ? गांव के युवाओं को रोजगार देने के लिए कौन सी स्कीम चलाई गई है? गांव के लोगों को रोजगार देने के लिए कौन सी स्कीम चलाई गई है? राइट आंसर इज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसका पहले नाम क्या था? एनआरएलएम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट आपकी स्कीम थी, है ना, नेशनल रूरल लिवलीहुड आपकी स्कीम थी, ठीक है। इसका नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कर दिया है। 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को रोजगार इसके अंदर मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत यह आएगा। एक बात ध्यान रखना हमेशा कि अगर जब भी आप कोई गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ रहे हो, जब भी आप कोई गवर्नमेंट स्कीम पढ़ रहे हो तो उस गवर्नमेंट स्कीम में उस गवर्नमेंट स्कीम का ईयर, उस गवर्नमेंट स्कीम का उद्देश्य यानी गवर्नमेंट स्कीम का ऑब्जेक्टिव, या फिर साथ साथ आप उस गवर्नमेंट स्कीम को किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये स्कीम आती है, ये सारा जरूर पढ़ के जाना, ये सारा जरूर पढ़ के जाना। अगला ये नेक्स्ट, 2025 में भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या स्कोर है? 2025 में भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या स्कोर है? क्या लगता है क्या आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? देखो भैया, अगर 2025 में इंडिया के स्कोर की बात करी जाए तो 2025 में इंडिया का स्कोर बताया गया कि 130 था और इंडिया का टोटल स्कोर था 0.685, 0.685। विच कंपनी इज रिलेटेड टू प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च? कुछ कंपनीज के नाम दिए गए होंगे और पूछा होगा कि भैया प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च, प्राइवेट सैटेलाइट कौन का होगा? एक स्काई रूट एरोस्पेस करके है जो न्यूज में थी, जो हैदराबाद की एक कंपनी है, भारत का एक स्टार्टअप है जो लॉन्च व्हीकल बनाती है, लॉन्च व्हीकल विकसित करती है। भारत का पहला प्राइवेट लॉन्च व्हीकल विक्रम एस इन्होंने ही लॉन्च किया था। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर कंपनियां और कौन-कौन सी, जैसे कि आपका स्पेस एक्स प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जो स्पेस के अंदर काम कर रही है, ब्लू ओरिजन प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, वर्जन गैलेक्टिक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, रॉकेट लैब ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। इंडिया में और कौन सी? इंडिया के अंदर एक है आपकी पिक्सल, पिक्सल एक इंडिया के अंदर कंपनी है जो स्पेस के अंदर काम कर रही है, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। एक अनंत टेक्नोलॉजी है जो स्पेस पे काम कर रही है। एक आपकी ये वाली है लॉन्च व्हीकल के लिए आपकी स्काई रूट एरोस्पेस, ये कुछ आपकी प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस के लिए काम कर रही है, समझ गए। चलो अगला ये नेक्स्ट, गणित में एम्पेयर की कौन सी पुस्तक 1827 में प्रकाशित करी गई? क्या बोल रहा है ये? गणित में द विच बुक ऑफ एम्पेयर इन मैथमेटिक्स वाज पब्लिश्ड इन 1827? आंद्रे मैरी एम्पेयर
एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी भौतिकी विज्ञानी और गणितज्ञ जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जनक के रूप में जाना जाता है। 1827 में इनकी पुस्तक ऐसे सुर ला फिलोसॉफी द साइंस नाम की पुस्तक को प्रकाशित किया गया था, जिसके अंदर इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस की बात करी है। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस की